नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा और सुरभि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड की सियासत से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में जा सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। अगले 2 दिन में दिल्ली में ले सकते हैं ये बड़ा कदम, सदस्यता ले सकते हैं बीजेपी की। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 1 से 2 दिन में वो सदस्यता ले सकते हैं दिल्ली में बीजेपी की। इस पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, नाराज चल रहे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि फैसला कर लिया है, बीजेपी का रुख करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल। और चंपई सोरेन तब से नाराज हैं जब हेमंत। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। सोरेन जेल जाते हैं तो सत्ता सौंपी जाती है चंपई सोरेन को। हालांकि हेमंत सोरेन उस वक्त भी ये नहीं चाहते हैं कि चंपई सोरेन बने। वो पहले अपनी पत्नी को चाहते थे, लेकिन मजबूरी में चूंकि उनकी पत्नी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा कोल्हान टाइगर उस वक्त कहा गया, सबसे सीनियर कहा गया, उनको सत्ता सौंप दी जाती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं, उनसे सत्ता छीन ली जाती है और उसके बाद उनको मंत्री बनाया जाता है और तभी से वो नाराज थे। लेकिन अब हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम, जिनकी सदस्यता जा चुकी है, जेएमएम के विधायक थे लेकिन जेएमएम के वो खिलाफ थे, उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है। तो लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोल्हान टाइगर हैं, पूरे कोल्हान के इलाके में एक बड़ा चेहरा, आदिवासी चेहरा, बड़ा प्रभाव जिनका, और चुनाव नज़दीक है। 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा भले ही हुई है, लेकिन झारखंड में ये पहला सियासी बड़ा हलचल जब राज्य का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और आज या कल में चंपई सोरेन अगला कदम क्या होता है और आने वाले वक्त में चुनाव से पहले क्या बड़े फैसले होते हैं, रुपेश इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। क्योंकि आज एक और बड़ी खबर आई, जहां बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान को लेकर खबर है। आपको बता दें 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इन सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होगी और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग है। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य में 87,09,000 वोटर हैं, जिसमें करीब 20 लाख युवा वोटर हैं। एक बूथ पर औसतन 735 मतदाता वोट देंगे। हालांकि अंतिम मतदाता सूची 20 अगस्त को आएगी। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी को पीडीपी से ज्यादा वोट मिले थे। बाद में इन्हीं दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग को एक बार फिर रिकॉर्ड वोटिंग की उम्मीद है। उधर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बता दें आपको, हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। इस बार हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा तो 12 सितंबर तक नामांकन होंगे। तो नामांकनों की स्क्रूटनी 13 सितंबर तक होगी। नाम वापसी की तारीख 16 सितंबर रखी गई है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी तो 4 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा की 90 सीटों पर इस बार 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इन मतदाताओं में महिला वोटरों की संख्या 95 लाख है। इस बार हरियाणा में 150 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। तो इस बार गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत की बहुमंजिला सोसाइटीज में मतदान बूथ बनाए जाएंगे। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। प्रदेश में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि सभी बूथों में पीने के पानी का इंतजाम होगा। मेल और फीमेल बाथरूम होंगे।
कतारों में खड़े लोगों के लिए शेड की व्यवस्था भी की जाएगी। 85 से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट साथ जा सकते हैं। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, तो कांग्रेस नेता जितेंद्र भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और हमारी पूरी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली हुई। कांग्रेस तो भिन्न भिन्न धड़े हैं, गैंग्स हैं, कुनबे हैं जो आपस में चुनाव आने पर मिल जाते हैं हरियाणा को लूटने के लिए। पिछला भी इनका यही इतिहास रहा है। चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। नहीं, उनका डर तो देखो जायज़ है। उन्होंने सही समय पे निर्णय ले लिया। उनको लग रहा है और ज़्यादा नुकसान ना हो, तो नुकसान से वो डे बाई डे नीचे जा रहे हैं। नीचे तो जा ही चुके हैं, वो अब गर्त में जा रहे हैं। तो उस गर्त से बचने के लिए उन्होंने शायद ये रास्ता चुना है। और हम तो वेलकम करते हैं। हम तो लोकसभा के साथ भी वेलकम कर रहे थे। तो हम तो कहते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा और देरी से निर्णय लिया है। लोकसभा से पहले ही करा लेते तो इनको परिणाम पता लग जाता। 101% तैयार है हम, 101%। कितनी सीटों का आकलन करते हैं आप इस विधानसभा चुनाव? कम से कम 70+। और बीजेपी अगर 2.5 में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इस बीच कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, अब विधानसभा चुनाव में भी तैयारी पूरी है। संदीप पाठक ने कहा कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। हमारी पूरी तैयारी है और तैयारी भी इसलिए कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं उसके फौरन बाद कांग्रेस पार्टी को एहसास था कि अक्टूबर में चुनाव होने असेंबली के हरियाणा में, इसलिए उसी तरीके से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं ही नहीं। आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है। लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उन्हें फोन किया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बात हुई है। इस वक्त की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, जिनकी तरफ से पीएम मोदी को फोन किया गया। और भारत हमेशा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थक है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया हिंदुओं की सुरक्षा का मोहम्मद यूनुस ने आश्वासन भी दिया। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के भारत के साथ कैसे संबंध होंगे, इस पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने TV9 से एक्सक्लूसिव बात की है। भारत से संबंध पर जमात के उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। जमात इस्लामी भारत से अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने कहा जमात इस्लामी भारत के खिलाफ नहीं है, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक वैचारिक संगठन है, उनके द्वारा ये कहा गया TV9 भारतवर्ष के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। जमात को लेकर जो डिस्कशन है, और हम इंडियन लोग भी जो मीडिया के थ्रू जानते हैं, जो बातें होती है, उसके मुताबिक जमात जो है वो भारत विरोधी कंसेप्ट रखता है, एंटी इंडिया माइंडसेट है। आप लोग इंडिया के रोल के बारे में, इंडिया के बारे में एक संगठन के नाते जमात क्या सोचता है, अगर आप हमारे दर्शकों को या इस TV नेटवर्क के जरिए आप भारत सरकार को भी बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? Jamaat Islami is an ideological movement, and we want a very good relationship with all the neighboring countries, including India. So Jamaat is never against India. Rather, Indian governments and some of the Indian people, they are propagating against Jamaat Islami. So Jamaat wants a very good relationship, and we are expecting that it will improve gradually. Jamaat has never been against any neighboring country, including India.
जमात के उपाध्यक्ष का TV9 पर इंटरव्यू, जहां जमात का ग्रेटर बांग्लादेश का सपना नहीं, जमात इस्लामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा, वर्तमान बांग्लादेश के लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा जो इंडिया में अभी बहुत चर्चा में है। पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया में एक आर्टिकल आया हुआ है। वो आर्टिकल सर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस आर्टिकल में जमात के सपोर्टर का दावा है कि जमात चाहता है, बल्कि मैं आपको वो सवाल ही मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। आप ये आर्टिकल भी देखिए। ये आर्टिकल आया है कि जमात ऑफ बांग्लादेश इज़ कैंपेनिंग फॉर द इस्लामिक स्टेट और ग्रेटर बांग्लादेश, ऐसा जमात के सपोर्टर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और उसमें एक मैप है, वो मैप है कि ग्रेटर बांग्लादेश का। And it includes? Yes. This is a news article जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट रखती है। और जो ग्रेटर बांग्लादेश होगा उसमें कुछ पार्ट इंडिया का रहेगा, बांग्लादेश का पार्ट तो है ही, कुछ पार्ट म्यांमार का रहेगा, रखाइन प्रांत, अराकान प्रांत। और जो इंडिया का पार्ट है उसमें पश्चिम बंगाल होगा, बिहार का कुछ पार्ट है, झारखंड का कुछ पार्ट है। बिहार का तो कटिहार है, किशनगंज है। कटिहार मेरा होम टाउन है, तो मतलब इसके हिसाब से मेरा होम टाउन जो है, अब बिहार इंडिया में नहीं होगा, मैं अब बांग्लादेश में बन जाऊंगा। तो अब आप मुझे सबसे पहले तो सर, और ये बहुत वायरल है इंडिया में कि जमात का असली टारगेट ये है ग्रेटर बांग्लादेश, तो आपसे बेहतर कौन होगा इन सब बातों पर जवाब देने के लिए? दिस इज एब्सोल्युटली प्रोपेगेंडा against Jamaat Islami. Jamaat never thought it, not thinking at present, and will not think like that. We are very much for the Bangladesh of present territory, and we are for this country, for this territory, and it will remain like this. So what is written here is a safe and anti-propaganda to damage the image of Jamaat Islami. This is absolutely false, and nothing's truth is there. क्योंकि मैंने इसीलिए आपको वो मैप दिखाया कि और ये कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दूसरे लोग होंगे जो आपके संगठन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में अपने को जमात समर्थक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जमात समर्थक हैं, जमात इस्लामी के कैडर के लोग हैं, और फिर वो इस तरह के मैप को दे रहे हैं, जिससे इंडिया में काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, जो स्वाभाविक है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? दिस इज़ ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जमात इस्लामी. You mentioned very rightly that he may not be a Jamaat people, but in the name of a Jamaat worker, this type of propaganda is going on. बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए का मंथन हुआ है। आपसी समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक राय बनी है। महीने में एक बार एनडीए की बैठक होगी, ये भी तय किया गया है। सभी दलों को साथ मिलकर काम करने के लिए इस दौरान कहा गया। बड़े मुद्दों पर आपसी समन्वय से रणनीति बनाकर काम हो, ये भी इस बैठक में कहा गया है। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, कुल मिलाकर आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने, आज ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में आपसी समन्वय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बार बार सरकार और सरकार के सहयोगी दलों को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में समन्वय को लेकर खासा जोर रहा है इस बैठक में। बिल्कुल जाहिर तौर पर समन्वय को लेकर ही ये बैठक हुई थी, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि ये एनडीए की सरकार है। ऐसे में जो अलग अलग मुद्दे हैं, खासतौर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, उस पर पूरे एनडीए की एक राय रहे। ऐसे इस बात को लेकर ये तय हुआ कि आज बैठक भी है। जो दिल्ली में नेता मौजूद थे वो इस बैठक में आ गए एनडीए के, और आगे भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी। कोशिश ये रहेगी कि एक महीने में एक बार एनडीए के नेता बैठे और उस महीने के या उस वक्त जो सामयिक मुद्दे होंगे उसको लेकर एक रुख तय किया जाए। आपने देखा होगा कि वक्फ बिल को लेकर भले कैबिनेट में एनडीए के तमाम सहयोगी हैं, चिराग पासवान है, जेडीयू के नेता हैं, कुमारस्वामी है, बावजूद इसके जब लोकसभा के अंदर ये बिल आया तो इन्हीं दलों के नेताओं ने कहा कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाए ताकि और इस पर और चर्चा हो सके। तो यानी कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि आगे भी ऐसा सवाल पैदा हो। जब कैबिनेट में आप किसी बिल को समर्थन करते हैं लेकिन सदन के अंदर आप कहते हैं कि इसको और चर्चा के लिए भेजा जाए,
प्रधानमंत्री लाल किले से सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं, और आप अगर ऐसा कोड लाने वाले हैं तो उसके पहले आप चाहेंगे कि अपने सहयोगियों से विचार विमर्श पहले कर लिया जाए। आज की तारीख में विपक्ष के पास किसी मुद्दे के लिए जाइए, वो बोलते हैं कि पहले हम टीडीपी और जेडीयू का रुख जानना चाहेंगे कि उनका रुख क्या है। तो जाहिर तौर पर ऐसी नौबत से सरकार बचना चाहती है। बिल्कुल, मतलब महत्वपूर्ण डिटेल आनंद प्रकाश पांडे दे रहे हैं कि अलग अलग दलों की जो राय है वो अलग ना हो और आपस में बेहतर समन्वय हो सके, इसको लेकर फैसला लिया गया है आज हुई बैठक में कि अब हर महीने ऐसी बैठकें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी। एक बार फिर रुक करते हैं कोलकाता का। आज फिर सीबीआई टीम आरजी कर अस्पताल पहुंची है। सीबीआई की टीम 3D लेजर स्कैनर के साथ यहां पर पहुंची है। घटनास्थल से डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा करेगी सीबीआई की टीम। आरजी कर अस्पताल पहुंची है कोलकाता में। टीम 3D लेजर स्कैनर के साथ यहां पहुंची ताकि यहां से सबूत इकट्ठे किया जा सके। कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड की जांच में जुटी सीबीआई की टीम आज एक बार फिर से आरजी कर अस्पताल पहुंची। घटनास्थल के डिजिटल ब्लूप्रिंट के लिए सीबीआई की टीम आज 3D लेजर स्कैनर के साथ आई ताकि लेडी डॉक्टर हत्याकांड के सभी सबूत जुटाए जा सके। दरअसल कोलकाता के लेडी डॉक्टर हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई हर एंगल को जोड़कर जांच में जुट गई है। 4 ट्रेनी डॉक्टरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी कड़ी में सीबीआई की 2 टीम गुरुवार को भी आरजी कर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल की प्रिंसिपल सुहृता पाल से पूछताछ की। गुरुवार को करीब 10:30 बजे सीबीआई की टीम अपनी गाड़ी से प्रिंसिपल को ले गई और मुख्यालय में उनसे पूछताछ की। हालांकि प्रिंसिपल को सीबीआई की टीम ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ले जाने के बाद छोड़ दिया। बता दें कि जूनियर डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले पर बवाल मचने के बाद संदीप घोष ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। आरजी कर के प्रमुख के रूप में संदीप घोष की जगह सुहृता पाल को नियुक्त किया गया, जो अब तक स्वास्थ्य भवन के ओएसडी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। सीबीआई की टीम अब संदीप घोष से भी पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कोलकाता से आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है और सीबीआई की टीम जिस तरीके से अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत सवाल जवाब कर रही है, कोलकाता के सीबीआई ब्रांच ऑफिस में सवाल जवाब अब हुए हैं पूर्व प्रिंसिपल से। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल बंद करना ही बेहतर है क्योंकि राज्य की मशीनरी नाकाम साबित हुई है। वहीं इस मसले पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि भीड़ की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी, पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए। हाईकोर्ट ने कहा कि हनुमान जयंती पर भी ऐसा ही हुआ था। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य मशीनरी पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इस मामले में पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल पर पुलिस कार्रवाई जारी है। कल आधी रात हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। वीडियो के आधार पर 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ने इस मामले में 50 संदिग्धों की फोटो भी जारी की है। पुलिस की ओर से जारी इन तस्वीरों में ये वो संदिग्ध आरोपी हैं जिन्होंने कल आधी रात को कोलकाता में कोहराम मचाया था। ये उन संदिग्ध गुनहगारों की तस्वीरें हैं जिन पर आरजी कर अस्पताल में घुसकर उत्पात मचाने का आरोप लगा है। ये उन उपद्रवियों की तस्वीर है जिन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने शांति से चल रहे कैंडल मार्च में घुसकर उपद्रव मचाया था। पुलिस एक्शन के बीच सवाल ये भी है कि इतनी तैयारी के साथ ये उपद्रवी अस्पताल कैसे पहुँचे। आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी पैदल मार्च निकाला। उन्होंने ये विरोध मार्च मौलाली से बोरैना क्रॉसिंग तक हुआ। देखिए रवि दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। की घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं। जो व्यक्ति ये पूरा काम किया था उसका कैपिटल पनिशमेंट मांगते हुए ममता बनर्जी सड़कों पे उतरे हैं और वो चल रहे हैं। मौलाली युवा केंद्र से शुरू करके डोडीना क्रॉसिंग तक 1.7 किलोमीटर का ये रास्ता ममता बनर्जी चल रही है। और आरजी कर में जो घटना घटी है उसको लेके काफ़ी सियासत पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। बीजेपी आज जहां पूरा शहर में अलग अलग जगह पे चक्का जाम किया है, एसयूसीआई जहां आज अलग अलग जगह पे अपना बंद बुलाया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस आज रास्ते में रह के ये दिखाना चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ये आरोपी का मांगा जा रहा है जो कि यहाँ पे पूरा घटना को अंजाम दिया था। लेकिन एक वक्त का यही कहना है कि ये जो व्यक्ति है ये स्केपगोट है, इसने जो किया था इसके पीछे और भी लोग थे। और आप देख सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ पे आ रही है और ममता बनर्जी
यहाँ पे अपना महिला ब्रिगेड के साथ चल रहा है। और कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल में आक्रोश बना हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स भी आज फिर कैसे सड़क पर उतर आए, इस रिपोर्ट में देखिए। जबरदस्त हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की धक्का मुक्की, बीच सड़क पर झड़प, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। तस्वीरें आरजीकर हॉस्पिटल के पास हुए बीजेपी के धरने प्रदर्शन की है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के बीच खूब शोर शराबा हुआ। पुलिस की कार्रवाई को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार की तानाशाही बताया। इस बीच कोलकाता पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती रही। हंगामे के बीच बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस इन कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। इससे पहले कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। इसके अलावा डॉक्टर्स ने भी कोलकाता की सड़क पर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने जबरदस्त नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में होर्डिंग और पोस्टर लेकर डॉक्टर बेटी को इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा कि इंसाफ मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में डॉक्टरों के प्रदर्शन की वजह से इलाज कराने अस्पताल पहुंचे मरीजों को निराश लौटना पड़ रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है। यहाँ भी डॉक्टर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर एक तरफ जहां इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा की मांग पर भी अड़े हैं। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हुई हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद से पूरे देश भर के जूनियर डॉक्टर सड़कों पर है और अब वो चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक और प्रदर्शन करने से मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पर अड़े हैं। हम थक गए हैं, हम प्रोटेस्ट करके थक गए हैं। दिस इज नॉट व्हाट वी स्टडीड फॉर। हमने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करे हैं, ये प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं। वी वेरी हैप्पी वर्किंग एट आवर हॉस्पिटल्स। प्लीज गिव अस द सेफ्टी सो वी कैन गो वर्क एट आवर हॉस्पिटल्स। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले गवर्नमेंट के तरफ से, जहां पे एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स आर कवर करें, ताकि हम अपना ड्यूटी आराम से डिस्चार्ज कर सके। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में आज मुंबई के आजाद मैदान में हजारों रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए टीवी9 संवाददाता राजीव सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको तमाम जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं वो नजर आएंगे और कड़ी धूप में ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके अंदर किस तरह का गुस्सा है। लगातार ये विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में कुछ और महिला डॉक्टर भी, उनसे बात करेंगे। किस तरह का गुस्सा है आप लोगों के अंदर, क्या डिमांड है? हमको चाहिए कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो और प्रेसिडेंट रूल आए वेस्ट बंगाल पे और उसके ऊपर जस्टिस मिले। 9 को हुआ था ये इंसिडेंस, उसके बाद एक ही जो आरोपी था वो पकड़ा गया है। अभी तक और आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो वी वांट द इम्प्लीमेंटेशन टू बी अर्ली एंड जस्टिस टू बी वेरी अर्ली। यहाँ पर आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। इन्वेस्टिगेशन जो कवर अप हुआ है उसमें वी नीड आंसर्स, वी नीड क्लैरिटी, वी नीड ट्रांसपेरेंसी और वो प्रेसिडेंट रूल के बिना नहीं होगा। और पटना में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इसी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज कर लेंगे हम अपने, ऑक्सीजन खाली दिलवाइए इसको। ये एक माँ की तड़प है। एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची, इलाज के लिए गुहार लगाई, लेकिन इस तड़पती माँ और बीमार बेटे की कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि अस्पताल का गेट बंद कर दिया गया। माँ बीमार बेटे को लेकर ई रिक्शा पर अपनी छाती पीटती नजर आई। एम्बुलेंस को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। एम्बुलेंस से भी जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन नजर आ रही है, लेकिन इन्हें गार्ड वापस जाने के लिए कह रहे हैं। दरअसल कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के बाद पूरे देश में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के एक दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल NMCH में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जारी हड़ताल के बीच डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया और मरीजों की उम्मीदों पर निराशा का ताला जड़ दिया। औरतों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है,
कहीं भी कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हर कॉलेज में ये सब सुविधा उपलब्ध कराया जाए। आज बाहुबली अनंत सिंह पटना की बेउर जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। पटना में TV9 संवाददाता रुपेश कुमार ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आप। छोटे सरकार नाम से जाने जाने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह जी हमारे साथ हैं। पिछली बार जब हम इनसे मिले थे तो 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे। तब इन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा था कि अब हम 90 दिन के लिए बाहर आने वाले हैं। अब तो 90 दिन के लिए बाहर आ गया। जनता पूछते थे, सबको बोलते थे कि आएंगे आगे। हमको याद है आप हमसे बोले थे कि 90 दिन के लिए अब आएंगे। हाँ हाँ। तो आप तो लोगों से मिल रहे हैं, सुबह से निकले हैं तब से। हाँ। क्या रिएक्शन है लोगों का? खूब खुश से कुछ लोग। पिछले बार का कुछ कोर कसर रह गया है? कुछ कसर रह गया था? 15 ही दिन के लिए आए थे पिछली बार। नहीं कसर नहीं रह गया। हमारा क्षेत्र 5-5 हो गए, हम जीते हैं यहाँ से। घर परिवार ने कुल से जुड़ल है। अब आए हैं ना तो रोज हमारी यह काम रहेगा, वो आज खत्म नहीं हो जाएगा। आसीन से शुरू करेंगे, भादो छोड़ देंगे, खराब होता है। अच्छा। तो आसीन से फिर इतने दिन में घूरते रहना है। भादो में नहीं घूरेंगे? नहीं, भादो में नहीं घूरेंगे। आपके लिए तो सब दिन अच्छा है। नहीं तो जनता का अच्छा देखेंगे ना, हमारे अच्छा से तो काम नहीं चलेगा। जनता का अच्छा होना चाहिए। जयपुर के फागी इलाके के एक स्कूल में फंसे बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए SDRF की टीम ने मोर्चा संभाला। SDRF की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी उस स्कूल में पहुंची, जहां कल से 42 बच्चों के साथ साथ 8 शिक्षक फंसे थे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी और SDRF की टीम ने रेस्क्यू से पहले बच्चों से स्कूल में बात की, उनका हौसला बढ़ाया और इस बात का भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें जल्द ही घर तक पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल सभी बच्चे कल 15 अगस्त के मौके पर स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद मासी नदी में उफान आ गया। समेलिया गांव का संपर्क स्कूल से टूट गया। सड़क पर भी पानी का उफान नजर आ रहा है। इस वजह से 42 बच्चे अपने 8 टीचर्स के साथ स्कूल में फंस गए। हालांकि इस दौरान बच्चे खुद खाना बनाकर खाते नजर आए। बच्चों ने एक वीडियो मैसेज भी तैयार किया जिसमें कहा गया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमको सुबह का खाना बना के खिला दिया गया था और शाम का भी खिला दिया गया और गांव वालों ने हमारे सोने की उचित व्यवस्था कर दी थी और हम सुबह का खाना भी यहीं स्कूल में बनाकर खा ली है। हम सब सुरक्षित हैं। धन्यवाद। राजस्थान में बारिश ने कई जिलों में कहर बरपा रखा है और बारिश की वजह से जयपुर में एक मकान कैसे जमींदोज हो गया, देखिए ये रिपोर्ट। 16 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये 3 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया और देखते ही देखते मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। मकान के गिरने के बाद आसपास धूल का गुबार भी देखा गया। घटना जयपुर के कल्याण जी के रास्ते की है। हालांकि गनीमत यह रही कि घर को पहले ही खाली करा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। दरअसल जयपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और बारिश की वजह से मकान को पहुंच रहे नुकसान के बाद इस मकान को खाली कराने का फैसला लिया गया। इस इलाके में भी कई दिनों से जल भराव था, जिससे मकान की नींव कमजोर हो गई थी और मकान एक तरफ झुक गया था। यही वजह है कि घर को पहले ही खाली करा लिया गया। अब इस मकान के आसपास वाली बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि मकान गिरने से दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।